जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, अगर कोई भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाए, भारतीय रीति रिवाज को, भारतीय मूल्यों को, भारतीय धर्म को, भारतीय संस्कृति को यदि आगे ले जाने का काम करता है तो उसे डिक्टेटर करार दे दिया जाता है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी की, जिनको रिजवान सर गूगल बॉय कहते हैं। क्या हुआ नहीं जानते? कोई बात नहीं, आज की वीडियो में जान लेंगे। पीएम मोदी को डिक्टेटर अर्थात तानाशाह बता रहे हैं। किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि मोदी जी के पीएम बनने के बाद भारतीयों में, सनातनियों में जो गौरव की अनुभूति हुई है वह दूसरी सरकारों में नहीं होती थी। दूसरी सरकारों में तो लोगों को यह बताया जाता था कि तुम तो जंगली थे, तुम्हारे यहाँ जातिवाद है, भेदभाव है, तुम तो खाना खाना भी नहीं जानते थे, ना तुम कपड़े पहनना जानते थे। ये सारा ज्ञान तो तुमको मुगलों और अंग्रेजों से प्राप्त हुआ है। तुम्हारे रीति रिवाजों में कोई वैज्ञानिकता नहीं है, तुम लोग अंधविश्वासी हो। तो भैया ध्रुव राठी ने मोदी जी के 10 साल के शासन को ध्यान में रखते हुए तानाशाह बता दिया, तानाशाह करार दे दिया, जिस पर रिजवान अहमद जी ने उनका ऐसा पोपट बना दिया है कि ध्रुव राठी भी देखकर यही बोलेंगे कि यार किसके पल्ले पड़ गया। वैसे साथियों, ध्रुव राठी को सपोर्ट करने वाले भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। चलिए पहले उन्हीं से मिल लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जब भी देश में इनटॉलरेंस यानी असहिष्णुता को लेकर सवाल खड़े करने वाली घटनाएं सामने आती हैं, जब भी मोदी सरकार पर विपक्षी नेता तानाशाही का आरोप लगाते हैं, तो पीएम मोदी, बीजेपी के तमाम नेता, ट्रोल आर्मी और मोदी जी के कट्टर समर्थक तर्क देते हैं कि देश में लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, देश की जनता मोदी जी के साथ है, चुनाव जिताकर उनको मजबूत कर रही है। तो इसमें आखिरकार असहिष्णुता और तानाशाही का सवाल कहां खड़ा होता है? तो इसको लेकर ध्रुव राठी ने सब कुछ देखकर अनदेखा करने वालों को आईना दिखाया है कि एक बार अपने अंदर की कट्टरता हटाकर आईने में देखिए कि देश में लोकतंत्र कितना मजबूत हो रहा है या एक पार्टी के लोकतंत्र में बदलता जा रहा है। कैसे सिर्फ बीजेपी देश में मजबूत हो रही है और लोकतंत्र हार रहा है, डिक्टेटरशिप आ रही है। तो साथियों, यह ध्रुव राठी के शुभचिंतक हैं, उनके सपोर्टर हैं। कितनी बेहतरीन बात कर रहे हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट में। अब आइए देखते हैं ध्रुव राठी की वीडियो, वह वीडियो जिसमें उन्होंने मोदी जी को डिक्टेटर बता दिया। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे, ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं, जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूं वो काफी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। ये हमारा बाप है, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए, अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो, तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। तो भैया अब चलते हैं रिजवान सर की वीडियो की ओर। क्या कुटाई की है रिजवान सर ने, उनकी वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी जी को तानाशाह बताया जा रहा है, आप इससे सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इनका मैं क्या काउंटर करूं यार। गूगल की इनकी जो नॉलेज है वो कुक्कू एफएम की तो पैदाइश है।
वो गूगल की तो पैदाइश है। 2014 के बाद देश का इतिहास के बता रहे हैं। अबे 1947 से बताओ ना, अबे कब तक बोलूं? इतना बोल लिया हूं कि इमरजेंसी के बारे में बोलने का टाइम ही नहीं है। हाँ तो साहब 2-3 दिन में बाहर था। जब मैं बाहर था तो 4-5 लोगों ने मुझे एक वीडियो भेजा, उस पे का जो थंबनेल था वो था द डिक्टेटर। तो जब मैं हाथ में नारियल लिए, क्योंकि नारियल के अंदर नारियल पानी नहीं था, जौ का पानी था, तो मैं चिंतन कर रहा था कि यार लोग कितने मूर्ख हैं। एक तो है द डिक्टेटर और एक वीडियो का नाम यह भी हो सकता है द बच्चा, प्रश्न चिन्ह के साथ। मैं ना बच्चा किसी को कह रहा हूं, ना उसने किसी को डिक्टेटर बोला। लेकिन मैंने उसको एक बार जब केरला स्टोरी की बात हुई थी, मैंने इस बच्चे को बताया था, यार तू एआई पर वीडियो बना, तू टाइटैनिक कैसे डूबी इस पे वीडियो बना, तू अंडा मुर्गी पर वीडियो बना, तुम किसी और चीज पर वीडियो बना, तू खेती पर वीडियो बना, तू आर्टिफिशियल रेन कैसे होगी उस पर वीडियो बना। भाई तू किसी पर वीडियो बना, बड़ी अच्छी बात है। कुक्कू से और अपने गूगल से डेटा ले, इधर से उधर से चीजें निकाल और वीडियो बना दे, तेरे चलेंगे, अच्छे चलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन उस चीज पर वीडियो ना बना जिसका तुझको ज्ञान नहीं है, क्योंकि तू अभी 10 साल पुराना ही एक यूट्यूबर है। तूने इससे पहले कभी किताबें पढ़ पढ़ के इस टॉपिक पर, ऐसे टॉपिक्स पर चिंतन नहीं किया है, जैसे आतंकवाद, आईसिस, केरला स्टोरी, कश्मीर स्टोरी। तेरा जो भी ज्ञान होगा वो बहुत हल्का होगा और बहुत कुछ सालों का ही होगा। तो इस बारे मैंने केरला स्टोरी के भी टाइम के इसको बताया था कि मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले नीले, तुम ऐसे टॉपिक पर वीडियो ना बनाओ जिनके शेड्स, जिनके न्यूएंसेस, जिनकी पुराना इतिहास, जॉइनिंग द डॉट्स, कहानी के अंदर की कहानी, चोर पे मोर तुम्हें नहीं पता है और कुक्कू एफएम और गूगल ये तुमको नहीं दे सकता है। तो इसने भाई एक वीडियो बनाया द डिक्टेटर करके और शुरू से आखिर तक लेकर इशारेबाजी में सही इन्फ्लुएंस करने के लिए मन बनाया कि भैया चुनाव से पहले इन्फ्लुएंस करूं लोगों को कि कैसे भारत एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होता जा रहा है। वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, तू जितने वीडियो बना ले आएगा तो मोदी ही। लेकिन एक बात है जो तेरी और इस आदमी की मूर्खता या बचपन की गवाही देती है, नादानी की गवाही देती है कि अगर हम ये कहें हमें भारत पर वीडियो बनाना है, मान लो, तो हम भारत को कहां से उठाएंगे? कोई रामायण से उठाएगा, कोई महाभारत से उठाएगा, पर कोई चंद्रगुप्त मौर्य से उठाएगा, विक्रमादित्य से उठाएगा, अशोका महावीरा से उठाएगा। लेकिन क्या आप भारत पर वीडियो 1947 के बाद बना सकते हो कि हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ? वो इस मारे क्योंकि तुम्हें कुक्कू एफएम से और गूगल से इतनी ही तुम्हारे पास जानकारी है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, अगर तू चुनाव से पहले किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये वीडियो बना रहा है कि देश में कैसे डिक्टेटरशिप आ रही है, और मेरी जान तेरा वीडियो 2014 के ही बाद क्यों शुरू हो रहा है? वो इस मारे हो रहा है क्योंकि शायद कुक्कू ने या गूगल ने तुम्हारी टीम को इतना ही ज्ञान दिया होगा। तो आज मैं बताता हूं कि अगर हम इस आलोचना को सही मान भी लें तो जरा पीछे चलकर देखते हैं आजादी के टाइम से कि इस देश में कब किस दौर में कौन कौन डिक्टेटर रहा, और डेमोक्रेसी के नाम पर, जैसे वो समझा रहा था ना, मैंने शुरू में देखा कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि आप वोट डालें और कोई सरकार चुन जाए। डेमोक्रेसी तो नॉर्थ कोरिया में भी है, डेमोक्रेसी तो रशिया में भी है। मेरी जान, ये रशिया जैसी डेमोक्रेसी नहीं है। रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाला दुनिया में कहीं भी हो ठांस दिया जाता है। तू जो बढ़ के आगे बढ़ के बोल रहा है, यही बात ये साबित करती है, और जाहिलों का पत्रकार, कि इस देश में वाकई डेमोक्रेसी है, वाकई डेमोक्रेसी है। तो आइए आज देखते हैं कि अगले की नॉलेज कितनी हल्की है और कितनी कम है, क्योंकि शायद कुक्कू ने या शायद गूगल ने इसे पूरी जानकारी नहीं दी कि देश में डिक्टेटर, डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप कब से आ गई थी। आइए उस पर एक थोड़ी लंबी सी चर्चा करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो हाँ भैया, इज इंडिया कन्वर्टिंग इनटू ए डेमोक्रेसी? तो चलिए आज थोड़ी कुक्कू एफएम और गूगल की नॉलेज से बाहर निकलते हैं और कुछ चीजों को जोड़ते हैं,
कुछ चीजों को जोड़ते हैं और बच्चों को, नादानों को, मूर्खों को, जो 10 साल पहले क्योंकि आ गए तो सब्सक्राइबर ज्यादा हो गए, काश हम भी 10 साल पहले आ गए होते, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो देखते हैं कि इस देश में आजादी के लगभग वक्त से कैसे कैसे डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप का खेल खेला गया, जो इसको सिर्फ 2014 के बाद ही नजर आ रहा है। चलिए, पहली घटना, सबसे पहले इस देश में डिक्टेटरशिप पता है कब शुरू हुई? इस देश में डिक्टेटरशिप सबसे पहले यह शुरू हुई जब महात्मा गांधी जी ने यह घोषणा कर दी कि मेरा प्रिय लाल नीला पीला जवाहरलाल नेहरू है, मैं उसको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, कांग्रेस का अध्यक्ष देखना चाहता हूं। तो जो 15 प्रोविजनल कमिटीज थी कांग्रेस की, जाहिर बात थी ये माना गया कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो ही देश का प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि अंदर अंदर अंग्रेजों में और कांग्रेस में इलू चल रही थी कि बाकी राइट विंग, फलाना विंग, आरएसएस विंग, इनको जूते मार के अलग करो और यार जाते हुए हम तुम्ही को तो सत्ता देके जाएंगे कि तुम्हारे दम पर हमने मौज की है। तो भैया जब 15 प्रोविजनल काउंसिल्स में, प्रोविजनल सीट्स में, कमिटीज में कांग्रेस का चुनाव हुआ तो भैया 12 ने कहा कि भैया पटेल साहब ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे अध्यक्ष होंगे। अब सवाल उठता है, क्या 3 ने कहा कि नेहरू जी होंगे? ना 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 ना, 3 ने वोट देने से ही मना कर दिया। यानी नेहरू जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने ये चुनाव हारे थे 12-0 से। लेकिन नेहरू जी ने कहा ना, ये मेरी जिद है, ये लोकतंत्र के नाम पर मेरी तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी के नाम पर मेरी डिक्टेटरशिप है, मैं ही इस देश का लाल नीला पीला हूं और मैं ही इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मेरे बच्चे। What a shame. तो इस देश में मेरे लाल इस दिन से लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही, डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप शुरू हो गई थी। और तुम्हारे लाल बहादुर शास्त्री नहीं, तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, तुम्हारे लाल नीले पीले हरे गुलाबी चाचा जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। डेमोक्रेसी के नाम पर इस देश में जो पहला चुनाव हुआ वो 12-0 से हारने के बाद। तो मेरे लाल नीले पीले ध्रुव, यहां से शुरू हुआ इस देश में डिक्टेटरशिप का खेल। अब आगे चलते हैं, ये तो पहला किस्सा था। दूसरा किस्सा मेरे लाल नीले पीले यहीं से शुरू हो गया। कब से? 10-20 साल बाद? ना, 1950, 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान। और हां, मेरे लाल नीले पीले ध्रुव, मेरे पास मैं टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता हूं क्योंकि दिमाग की हार्ड ड्राइव से मेरी चीजें निकलती हैं। बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाए तो बस वहीं पर कट होता है। मेरे लाल में टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता हूं। तो भैया हुआ यह कि 1950 में भारत का संविधान धरातल पर उतार दिया गया। 26 नवंबर शायद 1949 में इसको एडमिट कर लिया गया था, इसको मान्यता दे दी गई थी, उतार दिया गया। अब इसमें एक बड़ी बढ़िया धारा आई मेरे लाल मेरे ध्रुव, 356 ये कहती थी कि केंद्र की सरकार किसी भी राज्य के सरकार की अगर उसकी वर्किंग से संतुष्ट ना हो, फलाने बहाने से उसकी सरकार गिरा सकती है, जोर जबरदस्ती करके गिरा सकती है। ठीक है भाई, तो ये 356 आई कहां से मेरे लाल ध्रुव? ये 356 आई मेरे लाल, जो तुझे कुक्कू ने या गूगल ने नहीं बताया होगा, आर्टिकल 93 से एक्ट 1935 का बना। उसमें अंग्रेजों ने मेरे लाल ये तय किया कि हम भारत को अपने अपने प्रोविंस में सरकार चलाने देंगे, लेकिन इसकी कमांड हम दिल्ली में केंद्र में रखेंगे।
तो उन्होंने उसमें सेक्शन 93 डाला, जिसने उनको यह अधिकार दिया कि आप जब चाहें किसी भी प्रोविजनल काउंसिल की सरकार अपने भेजे हुए गवर्नर के दम पर गिरा सकते हैं। इस बात का कांग्रेस ने बड़ा विरोध करा, क्योंकि अधिकतर प्रोविंस में सरकार कांग्रेस की जीती थी। बड़ा विरोध करा कि उन्होंने कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह दादागिरी है, यह दबंगाई है। लेकिन जब भारत के, मैं तो कहता हूं, महान रचयिताओं ने, महाज्ञानियों ने, महाराष्ट्रवादियों ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, भैया बुरा ना मानना, कोई गलत बोल रहा हूं तो काट लाके दिखा दे, कुक्कू एफएम की नॉलेज नहीं है और ना ही टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोलता हूं। तो भैया उन्होंने कहा कि अब देश जब आजाद हो ही गया है तो सेक्शन 93 जिसका हम विरोध करते थे यार, उसको खत्म ना करो यार, उसको संविधान का हिस्सा थोड़ी अलग भाषा बदल के 93 की तरह 356 बना दो, जिसके दम पर हम सरकार इस देश में जो भी बने वो गिरा सकते हैं। तो मेरे लाल ध्रुव, जिस दिन सेक्शन इंडिपेंडेंस एक्ट का 1935 का सेक्शन 93 जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था आजादी मिलने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसी कांग्रेस पार्टी ने और महान रचयिताओं ने और ज्ञानियों ने यह तय कर लिया कि 93 को खत्म नहीं करेंगे। जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था, अब हम नए अंग्रेज बन के इस देश का शासन चलाएंगे। जब मन चाहेगा कोई गवर्नर भेजकर उसकी सरकार गिरा देंगे। तो मेरे लाल नीले पीले ध्रुव, इस देश में लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही, डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप उसी दिन खेल दी गई थी जिस दिन संविधान का 356 को हिस्सा बना दिया गया था। What a shame. अच्छा, जब बना दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ? ऐसे ही बना दिया गया? ना 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 ना, जानबूझ के बनाया गया। संविधान धरातल पर कब उतरा था मेरे लाल? संविधान धरातल पर उतरा था 26 जनवरी 1950 को, और 20 जून 1951 में इसी 356 धारा का लाभ उठाते हुए तुम्हारे लाल नीला पीला हरे गुलाबी चचा नेहरू ने पंजाब की सरकार गिरा दी थी, सिर्फ दादागिरी से, क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री के साथ उनकी कुछ अनबन हो गई थी। उसके बाद केरला में वामपंथियों की सरकार गिरा दी और उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी ने आकर इसी तरीके से 1966 से 1977 के बीच में कहो 35 बार सरकार गिरा दी। और उसके बाद जब वो 77 के बाद आई 84 तक, उसके बाद 15 बार गिरा दी। सब मिला के चचा नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने और अलग अलग टाइमों में 90 बार सरकार 356 के दम पर गिराई, जिसका कोई भी कारण नहीं बताया। कारण सिर्फ इतना था कि वो हमारी छतरी के नीचे, हमारे अंगूठे के नीचे वहां का मुख्यमंत्री नहीं रह रहा था, रहने को तैयार नहीं हो रहा था। तो मेरे लाल ध्रुव, ये तीसरी बड़ी घटना थी जब लोकतंत्र के नाम पर इस देश में तानाशाही का नंगा नाच खेला गया था, डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप का। अरे पूरी स्टोरी बता ना। अरे कुक्कू ने यार तुझे पूरी नहीं बताई तो मुझसे पूछ लेता ना, मैं पूरी बता देता। जो मोदी जी ने डिक्टेटरशिप करी, चल मान लेता हूं, वो भी बता देता, पर पूरी तो कहानी लेके चल यार किसी टॉपिक की, या वहीं से कहानी उठाएगा जो तेरे सब्सक्राइबर्स को सूट करता होगा। अब आगे चलो। अब यहां पर किस्सा खत्म नहीं हुआ। 1951 में जम्मू एंड कश्मीर के मेरे लाल ध्रुव चुनाव हुए। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की आपस में बहुत छनती थी। उन्होंने कहा भैया प्रधानमंत्री तो तुम ही बनोगे। उस जमाने में मेरे लाल जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री बनता था, चीफ मिनिस्टर नहीं बनता था।
तो 1951 के चुनाव में 75 सीटें लड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस और 75 की 75 जीत गई, जिसमें 73 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना लड़े जीत गई, वॉक ओवर मिल गया, क्योंकि दूसरे सामने के प्रत्याशियों के सबके पर्चे ही, नामांकन ही कैंसिल कर दिए गए और जम्मू कश्मीर की पार्टी जो राइट विंग से अपना ताल्लुक रखती थी प्रजासभा, उसको चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया गया। तो मेरे लाल ध्रुव, ये शायद अच्छा गिन भी नहीं पाऊंगा कब कब लोकतंत्र के नाम पर इस देश की आजादी के बाद तुरंत तानाशाही खेली गई थी। तो भैया वहां का चुनाव में महा बेईमानी करी गई, सिर्फ डंडे के दम पर और तानाशाही के दम पर। चलो भैया, उसके बाद हुआ ये मेरे लाल ध्रुव कश्मीर में कि भैया शेख अब्दुल्ला से पटनी बंद हो गई। पटनी बंद हो गई किसी वजह से, उन्होंने नहीं सुनी, वो थोड़ी अकड़ वकड़ दिखाने लगे 370 को लेके, 35A को लेके वगैरह वगैरह। तो नेहरू जी ने कहा मैं लोकतंत्र के नाम पर जीता हुआ एक तानाशाह हूं, चल जेल में। उन पर कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस का कि ये भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उन पर आरोप लगाया गया मेरे लाल ध्रुव, और एक मुख्यमंत्री को 11 साल के लिए, प्रधानमंत्री को 11 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। उस आदमी ने से यह कहकर कि तुम्हारी अब मेजॉरिटी वहां की विधानसभा में नहीं रह गई है, पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट कहलाता था। उसने कहा मेरी रह गई है, मुझे मौका तो दो अपनी मेजॉरिटी शो करने का। तो कहा गया ना ना ना, हम कह रहे हैं कि तेरी मेजॉरिटी नहीं कह रह गई है, तूने देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी है, जेल में जा 11 साल के लिए। और बख्शी गुलाम को, वहां का अपने एक चेले को, चमचे को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन जब 11 साल बाद शेख अब्दुल्ला से फिर से काम पड़ा तो कहा गया जाओ तुम्हारा मुकदमा हम वापस लेते हैं, तुम्हें हमने माफ किया, और फिर शेख अब्दुल्ला को बाहर निकाल दिया गया। तो मेरे बच्चे, कश्मीर का बुरा हाल तेरे चचा नेहरू की डिक्टेटरशिप, तानाशाही की वजह से सन 1951 में शुरू हो गया था, और यही डिक्टेटरशिप 1987 में फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलके तुम्हारे चचेरे भाई राजीव गांधी जी ने की थी। और उसके बाद का सिलसिला, खैर आतंकवाद की कोई वजह नहीं हो सकती, पर कोई बहाना जरूर हो सकता है। तो 1987 के चुनाव को जहां कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने जो तानाशाही का नंगा नाच खेला था, वो एक बहाना बना जो कश्मीर घाटी में आतंकवाद आया। वजह तो नहीं बोल रहा, पर हां बहाना बोल रहा हूं। तो बेटा लाल, तुझे तो सिर्फ 2014 के बाद की तानाशाही नजर आ रही है। अभी वीडियो जरा लंबा है मेरे बच्चे, पूरा देखिए, और तेरे चाहने वाले भी पूरा देखें कैसे तेरे धागे टी शर्ट के मैं तार तार करता हूं। आगे बढ़ते हैं और बताऊं कि लोकतंत्र के नाम पर इस देश में तानाशाही कब हुई? तानाशाही हुई हिंदू कोड बिल के नाम पर मेरे लाल ध्रुव, हिंदू कोड बिल के नाम पर कि राष्ट्रपति बोल रहा था कि हिंदू कोड बिल तभी आना चाहिए जब देश में यूसीसी आनी चाहिए। सरदार पटेल बोल रहे थे तब आना चाहिए जब देश में यूसीसी आनी चाहिए। हर आदमी ये बोल रहा था देश में तब आना चाहिए जब देश में यूसीसी आनी चाहिए। पर तुम्हारे लाल नीले पीले चचा नेहरू ने कहा ना ना, मेरी तानाशाही है। हिंदू हाथ पैर मारता रह गया, छटपटाता रह गया। उसने कहा लेके आना है तो सबके लिए लेके आओ, हम मान जाएंगे। लेकिन ये इस देश में नहीं होगा कि एक देश में 4 कानून चलेंगे, हम पर मॉडर्न लॉ चलेगा। हमारा तुम ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारी मनुस्मृति को तुम कूड़े में फेंक दोगे, हमारे ऊपर एक नया कानून डाल दोगे और दूसरों को अपने अपने कानूनों में जीने दोगे। तो चचा नेहरू ने कहा नया कानून का डालना है, हम नाम रख तो रहे हैं उसका हिंदू कोड बिल, नाम थोड़ी रख रहे हैं नेशनल कोड बिल या इंडियन कोड बिल, हिंदू कोड बिल रख तो रहे ना नाम। इतना नहीं है तुम्हारे लिए काफी, और डंडे के जोर पर 4 टुकड़ों में सही हिंदू कोड बिल को 1955 में पास कराया गया और लोग लड़ते रह गए कि नहीं ये गलत है, अगर देश में आ रहा है तो यूसीसी आए, वरना हर आदमी के जो निजी जिंदगी है, जो सिविल लाइफ है, जो उसके डोमेस्टिक लॉज हैं, वो उसकी धर्म, उसकी आस्था के नाम पर होने चाहिए। लेकिन चाचा नेहरू ने नहीं सुना, उन्होंने कहा ना,
यहां पर अकलियतों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, भले पाकिस्तान मजहब के नाम पर बन गया है और जितनी लाठी चलानी होगी मैं हिंदुओं पे चलाऊंगा। तो लोकतंत्र के नाम पर ये एक और घटना थी जो आजादी के नाम के कुछ वर्ष बाद ही लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही का नंगा खेल खेला गया। तो आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, बहुतों को पता होगा, ये तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि किसी को पता ना चले। तो भैया भारत रत्न, हाँ भैया, ये तो साहब एक प्रकाष्ठा थी जहां पर लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही का नंगा नाच खेला गया। हमारे पंडित नेहरू जी वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, रशिया टूर पर जाते हैं, यूरोप टूर पर जाते हैं और भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराकर वापस आते हैं, भारत की एक पहचान बनाकर वापस आते हैं, आजाद भारत की तो पहचान हमेशा से थी। तो भैया वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको लेने जाते हैं। क्या आप तसव्वुर और कल्पना भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने जा रहा है? कहा गया भैया उनका तो मन था, उनका मन था किसका? राजेंद्र प्रसाद जी का। वो तो आजादी के लड़ाई के मित्र थे, सहयोगी थे, लेकिन लोकतंत्र के बाद अगर एक राष्ट्रपति बन गया था तो उससे ये नहीं कहा गया कि नहीं आप नहीं जा सकते ना, आपका मन नहीं चलेगा, प्रोटोकॉल इसकी की इजाजत नहीं देता है, ये गरिमा के खिलाफ है राष्ट्रपति का। लेकिन मुंह में सबके दही जम गई कि राष्ट्रपति आ रहा है तो भाई आने दो। तो भारत के इतिहास में यह पहली और आखिरी घटना है जहां राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। उसके बाद राष्ट्रपति ने रात्रि भोज रखा राष्ट्रपति भवन में। अचानक खाना चल रहा था तो राष्ट्रपति साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ये निश्चय किया है कि हमारे लाल नीले पीले जवाहरलाल नेहरू साहब को भारत रत्न दिया जाएगा। और पूरे बैंकुट में तालियां बजने लगी और अचानक जवाहरलाल नेहरू साहब एकदम स्तब्ध रह गए और यूं करके राष्ट्रपति की तरफ देखने लगे, मुंह में दही जम गई थी कुछ, उसके बाद बोल नहीं गए और कहा लाओ दे दो, और ले लिया। हाँ मेरे लाल स्वरूप, ऐसा हुआ है इस देश में लोकतंत्र के नाम पर, लाओ दे दो। हाँ, और सन 71 की लड़ाई जीतने के बाद इतिहास अपने को दोहराता है। राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज चल रहा है, वीवी गिरी साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि इंदिरा इस देश की बेटी हैं, मैंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ये मन बनाया है कि मैं भारत रत्न इंदिरा जी को देना चाहता हूं। इंदिरा जी तब मुंह खुला रह गया, मुंह में दही जम गई, हरिओम लाओ दे दो। हाँ मेरे लाल ध्रुव, ये हुआ है इस देश में। और फिर कहा गया कि चाहे एयरपोर्ट जाना हो, चाहे जवाहरलाल को भारत रत्न देना हो, चाहे इंदिरा गांधी को भारत रत्न देना हो, ये तो भैया राष्ट्रपति की मर्जी थी कि उनको उन्होंने दे दिया। उन्होंने खुद थोड़ी अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत रत्न लिया। तो ये हुआ है इस देश में। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बता दूं, जवाहरलाल नेहरू से मैं तो आगे नहीं निकल पा रहा हूं कि साहब आप लोगों को पता है पहला अमेंडमेंट संविधान में कब आया? संविधान तो महाज्ञानियों ने बनाया था ना, चाहे आप इसे व्यंग मान लो, चाहे मेरा चैलेंज मान लो, कुछ मान लो, महाज्ञानियों ने बनाया था। तो साहब सन 50 में संविधान धरातल पर उतरा 26 जनवरी को। और आपको पता है पहला अमेंडमेंट कब आया? 1951 में, साल भर बाद। वो चीज जो महान ज्ञानियों ने लिखी थी वो भैया एक साल में कमी लगने लगी उसमें कि इसमें तो लोचा है। और आर्टिकल 19 का पहला अमेंडमेंट आ गया जहां पर था फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी। और सरकार ने कहा कि इस लोकतंत्र को ताक पर रखते हुए अभिव्यक्ति, उसका कारण बता दूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग इनसाइट दे रहा हूं जो कुक्कू एफएम पे ध्रुव को नहीं मिलेगी या किसी को नहीं मिलेगी या व्हाट्सएप में नहीं मिलेगी। ये किताबें पढ़ने से ये चीजें मिलती हैं। हाँ, एक बार अगर पढ़ लो तो ढूंढो तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक,
तो भैया उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि वामपंथी कुछ जेलों में मारे जा रहे थे, बंगाल के बंटवारे को लेकर रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा था, दक्षिण भारत में कुछ वामपंथी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाती है, यानी थाने में मार दिए जाते हैं लाठी डंडे से। तो प्रेस उसके खिलाफ लिख रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, ना 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 ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने पूरी दुनिया का हवाला देते हुए संविधान के आने के मात्र 1 साल बाद पूरी दुनिया का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी पर मोरालिटी की, पब्लिक ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर की मोहर लगा दो, जिसके दम पर हम फ्री प्रेस को फ्री ना रहने दें। ये जो आप आज देखते हैं कि जो लोग बयानबाजी करते हैं और जिन पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत वो लोग अपनी गवाही देते हैं कि हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उन पर अलग अलग धाराओं पे मुकदमा लगता है, किसके आधार पर लगता है? इसके आधार पर लगता है क्योंकि आर्टिकल 19 को कंडीशनल कर दिया गया कि आप जो भी बोलेंगे ये आप पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के, मोरालिटी के दायरे में बोलेंगे। लेकिन ये 1950 के संविधान पेश होने का टाइम नहीं था। उस टाइम ये माना गया था कि अगर कोई आदमी इस तरह से कोई भी अनैतिक बात करता है तो अलग अलग धाराएं जो आईपीसी पहले से बनी हुई थी, मान लीजिए 153A हो गई या कोई भी हो गई, उसमें उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। पर चाचा नेहरू ने कहा ना, इसको संविधान में भी डालो कि आपको मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के तहत ही बोलना है, ताकि प्रेस के कलम पर मैं नकेल कर सकूं। तो मेरे लाल, मेरे ध्रुव, ये बात तुझे कुक्कू ने नहीं बताई होगी, जो दूसरे 2014 से बात को लेके बैठा है। भले आखिर में बोल दे नहीं साहब पहले भी कुछ होता था थोड़ा बहुत, 25 मिनट का वीडियो बनाओ, 24 मिनट किसी को गाली दो, 1 मिनट बोल दो कि हाँ इसके विपरीत भी बड़ी गलतियां हुई हैं, तो लोग सोचेंगे कि देखो कितना न्यूट्रल आदमी है। तो भैया आर्टिकल 1951 में ही अमेंड कर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंडीशनल कर दिया गया था, और वो इस मारे कंडीशनल कर दिया गया था ताकि प्रेस जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के खिलाफ ना लिख पाए। तो देखो एक और घटना जहां लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही का नंगा नाच खेला गया। यार इतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरे दिमाग का डेटा बाहर निकलता जा रहा है। थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों को घटना बता देता हूं, बड़ी मजेदार घटना। कैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बना करते थे, वो भी क्या दौर था। उस दौर में तो हम बहुत छोटे थे, पर जरा जब बड़े हुए थे तो उसको पढ़ लिया था, तो हमें मिल जाती हैं चीजें कीवर्ड्स डालने के दम पर। तो थोड़ा सा आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की जो ये कहते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस को अगवा कर लिया गया है, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए हैं, और जो वो बता रहा है कि देखो चंडीगढ़ में ये आदमी कैसे बेईमानी कर रहा है। मेरे लाल, जिस आदमी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तानाशाही होने का, इस देश में 2014 का चुनाव उसे चाय वाला कहकर उसके परिवार, उसकी औकात का मजाक उड़ा के लड़वाया गया, और उसके बाद वो 285 सीट की जीत के आया। रिजवान के परिवार, रिजवान की औकात, रिजवान की हैसियत, रिजवान का प्रोफेशन का इस देश में कोई खुला मजाक उड़ाता, और उसके बाद रिजवान लोकतंत्र से जीते हुए चुनाव में 280 सांसद जीत के आ जाता। तो रिजवान अहमद बताता कि तानाशाही होती क्या है, तानाशाही होती क्या है। बोलने से पहले जुबान 10 बार सोचती, दिमाग 10 बार सोचता, और जुबान 20 बार लड़खड़ाती। उस आदमी ने अपने अपमान का बदला नहीं लिया। जलीलो कमीनों, तुम जैसे इंसानों जो टूल किट का हिस्सा हो, जो वहां से पैसा उठाते हो, उसने उसका बदला नहीं लिया। और जो ईवीएम पर सवाल उठाते हो बेशर्मों, वो इंसान पहली बार जब चुनाव जीत कर आया था तो उस जमाने में सरकार यूपीए की थी, वो तब आया। गुजरात को दंगों को लेके जिन लोगों ने उस इंसान का जीना हराम किया, उस तानाशाह ने 2014 का जीना चुनाव जीतने के बाद उनसे बदले नहीं लिए। चाहता तो खाट खड़ी कर देता, खाल निचवा देता संविधान के दायरे में रहते हुए।
उसने नहीं किया। और 2014 का चुनाव अपने दम पर जीत के आया, बिना दंगों की जीत के आया। और उससे पहले तीन बार चुनाव जीत के गुजरात का मुख्यमंत्री बना, और बिना दंगों के और बिना हिंदू मुसलमान किए बना। उस आदमी पर तुम तानाशाह होने का आरोप लगाते हो। 2 कौड़ी के कुक्कू FM और गूगल के पढ़े लिखे स्कॉलर, जिसको 2019 का चुनाव चौकीदार चोर कह के लड़ा गया, और उसने लौटने के बाद कर लेता राहुल गांधी देश की यात्रा। अगर यहां पर कोई तानाशाह होता, करके दिखाता, पांव उठने से पहले घसीट दिए जाते। अगर करके दिखाता, अगर इस देश में कोई तानाशाह होता जो गली गली घूम में उस तानाशाह को गाली दे रहा है, उसको तुम तानाशाह बोलते हो, जिसका तुमने 2019 में चुनाव लड़ा ये बोलकर कि चौकीदार चोर है। तुम्हारी IT सेल की हेड ने ये मीम बनाया कि मोदी अपने हाथ से अपने माथे पर चोर लिख रहा है चुनाव से पहले, और उसने उसको बख्श दिया। तानाशाही होती ना पुतिन की और नॉर्थ कोरिया की, जो तू बता रहा था अपने वीडियो के शुरू में, 2 कौड़ी के कुक्कू FM के स्कॉलर और ज्ञानी। कांग्रेस ने पिक्चरें बैन कराना 1951 से शुरू कर दिया था। 1951 से कांग्रेस ने नील निश्चय, आंधी, गरम हवा, किस्सा कुर्सी का, और कुतर पर इरकी, उसका मैं नाम मिस कर रहा हूं, तमिलनाडु की। अबे कितनी पिक्चरें बैन करा दी कि परिवार पर उंगली उठ रही है। ये होता है तानाशाही। 400 छोटी बड़ी योजनाएं चला दी परिवार के नाम पर, जलील इंसान। ये होता है तानाशाही। कौन सी स्कीम, कौन सा एयरपोर्ट, कौन सा स्टेडियम, 400 छोटी बड़ी देश में, राज्य में और केंद्र में, और योजनाएं मिला के 400 चल रही हैं, चाहे उसमें से बहुत सी खत्म हो गई हो। अब बात आती है, आखिरी पर अपनी बात करूंगा, सेडिशन लॉ अंग्रेजों ने बनाया, मैकले ने बनाया, अंग्रेज शासन को सेफगार्ड करने के लिए। भारत के कांग्रेसियों ने उसका विरोध किया, लेकिन जब आजाद हुआ देश तो कहा नहीं, सेडिशन लॉ को रहने दो। ये वही तानाशाह है जिसने जो सेडिशन लॉ में गवर्नमेंट हटाकर स्टेट ला रहा है, स्टेट हटाकर कंट्री ला रहा है, कि जब तुम देश का अपमान करोगे तो सेडिशन लॉ तुम्हारे ऊपर लगाया जाएगा। किसने करा? कांग्रेस का ने करा। जैसे 93 को 356 बना दिया, सेडिशन लॉ 1924 को जो मैकुले ने बनाया था, वो सिर्फ तानाशाही के लिए उसे कानून का हिस्सा बना के रखा। और सेडिशन लॉ के नाम पर क्या करा? पुराने किस्से छोड़ो, असीम त्रिवेदी का छोड़ो, जिसने कार्टून की जगह सत्यमेव जयते की तरह लिख दिया था भ्रष्टदेव जयते। किसकी सरकार पर लिखा था? यूपीए की सरकार पर लिखा था। सेडिशन लॉ लगा के बंदे को अंदर डाल दिया था। तब तुझे तानाशाही इस देश में नजर नहीं आई थी। तमिलनाडु में न्यूक्लियर प्लांट का विरोध हो रहा था साथियों। वीडियो खत्म करूंगा, अब कब तक बोलूं 70 साल की तानाशाही के बारे में यार, गला सूख जाएगा। तमिलनाडु में साथियों विरोध हो रहा था न्यूक्लियर प्लांट के चलते। एक दिन में 55,000 लोगों पर FIR लिखी गई बेगुनाहों पर, और 15 दिन के अंदर 9,000 लोगों पर, जी गलती से मुंह से गलत नहीं निकल रहा है, चेक कर लेना, 9,000 लोगों पर सेडिशन कानून लगाया गया। और ये कानून लगाने वाले वही चिदम्बरम और वही कपिल सिब्बल थे जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे कि आजाद भारत में उसके बाद 2014 के बाद सेडिशन लॉ के लिए कोई जगह नहीं है। ये वो लोग थे जो इस देश में मात्र 2012 में 2 हफ्ते के अंदर 9,000 लोगों पर सेडिशन का कानून चला था। अरे यार कब तक बोलूं? मुझसे 20 लोगों ने कहा बोलिए काउंटर करिए। इन लॉन्डो का मैं क्या काउंटर करूं? टी शर्ट के धागे खोल दूंगा यार, इनका मैं क्या काउंटर करूं यार। गूगल की इनकी जो नॉलेज है वो कुक्कू FM की तो पैदाइश है, वो गूगल की तो पैदाइश है। 2014 के बाद देश का इतिहास के बता रहे हैं। अबे 1947 से बताओ ना। अबे कब तक बोलूं? इतना बोल लिया हूं कि इमरजेंसी के बारे में बोलने का टाइम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बता दूं, रे साहब जिन्होंने इंदिरा गांधी के मुकदमे में उनकी मदद करी और ये कहा कि इमरजेंसी में पुलिस के पावर सुपर पावर्स हो जाते हैं,
ओनली पावर्स हो जाती हैं और फंडामेंटल राइट्स खत्म आती हैं। 3 लोगों को सुपरसीड करके उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया यार। 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने रिटायरमेंट ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। अब इस देश में क्या क्या हुआ है यार, हम क्या बोले। ये कल के लौंडे आके वीडियो बना देते हैं, ये आज हमारे लिए ये कल के लौंडे हैं। यूट्यूब पर ये हमसे पुराने हैं। सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, लोग देख रहे हैं, कुछ बेवकूफ वाह कर रहे हैं, कुछ बेचारों को पता ही नहीं है। कभी कितना बोले, मतलब इतना लंबा वीडियो कहां बना दूं। अभी इतना लंबा वीडियो है कि इमरजेंसी का बोलने का मेरे पास टाइम ही नहीं है यार। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या सचमुच मोदी जी तानाशाही की ओर जा रहे हैं या देश विरोधियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।